नमस्कार, खबर में दम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, और सियासी चर्चाओं से लेकर के आम जन से जुड़ी समस्याओं तक की वैसे खबरों की करेंगे हम बात जिनमें दिखा है दम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबर में दम है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सूर्यनगरी से। सूर्यनगरी यानी कि सीएम अशोक गहलोत के गृहनगर में 2023 के लिए अमित शाह की भविष्यवाणी हलचल पैदा कर रही है। 2023 के बाद कांग्रेस का सियासी भविष्य भले ही जैसा भी हो, लेकिन बीजेपी 2023 के साथ ही 2024 में अपनी तकदीर और बुलंद करने में अभी से जुटी है। सीएम के गढ़ में बीजेपी का ओबीसी मंथन और शाह की हुंकार का यही संदेश है। यह खास रिपोर्ट देखिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। पूरी गर्मी में 25,000 कार्यकर्ता 11 बजे से 3 बजे तक बैठे हैं। वो ही बताता है यहां सरकार बनने जा रही है। फिर से एक बार सभी की सभी सीटें राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालनी है। बताओ मारवाड़ वालों, डालोगे क्या? सत्ता के कितने करीब ले जाएगा ओबीसी दांव? यहाँ से जो दृष्टि लेकर जाएंगे वो मुझे लगता है कि आने वाले राजस्थान के मिशन 2023 में और हिंदुस्तान के मिशन 2024 में ये पार्टी को ताकत देगा और मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कोई कारक बनेगा कि ये समुदाय पूरे ताकत से उनके साथ खड़ा रहेगा। ओबीसी को साथ रखना सियासी दलों की मजबूरी है। देश की 55% आबादी को अपने पक्ष में रखने के लिए बीजेपी जी तोड़ कोशिश कर रही है। 2014 और 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने ओबीसी का जमकर वोट हासिल किया और इसी के दम पर नरेंद्र मोदी को भारी बहुमत मिला। इसके बाद हुए विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में ओबीसी का वोट आया और आज ओबीसी का सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के खाते में जा रहा है। बीजेपी ये जानती है कि ओबीसी को हमेशा साथ रखे बगैर वो सत्ता में हमेशा के लिए नहीं रह पाएगी। लिहाजा राजस्थान में अगले चुनावों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी की राष्ट्रीय कार्य समिति जोधपुर में आयोजित की गई, जिसमें अमित शाह ने हुंकार भरी कि आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है राजस्थान में, तो सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं गहलोत सरकार की बाद में बात करता हूं। कभी 75 साल के अंदर कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के विरोधी थे। जब भी आरक्षण का मुद्दा आया, खाका कलेक्टर कमीशन से लेकर मंडल कमीशन, कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं किया, पिछड़ा वर्ग समर्थन किया। बीजेपी राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष का ये बयान खास रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक कांग्रेस को वोट देते रहे ओबीसी वर्ग को संदेश देना है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद ही इस वर्ग के हित में बड़े फैसले हुए हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का इसलिए धन्यवाद दूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा और अपने मंत्रिमंडल में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का अधिकांश प्रतिनिधित्व, ये अपने आप में इस बात को पुख्ता करता है। मोदी जी की जितनी लोक कल्याण की नीतियां हैं वो गांव, गरीब और अन्य पिछड़ा वर्ग को समर्पित हैं, चाहे वो जनधन के खाते हों। जोधपुर में 8 से 10 सितंबर तक बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसके समापन सत्र में शाह ने जहां चुनाव संबंधी ओबीसी मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए, तो ओबीसी वोटर के लिए खास संदेश दिया। कार्यकर्ता सशक्त बूथ बनाता है, कार्यकर्ता सशक्त मंडल बनाता है और वही तो चुनाव जिताता है। ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक जोधपुर में करने की सबसे बड़ी वजह है कि खुद ओबीसी वर्ग से आने वाले सीएम अशोक गहलोत का ये
गृह जिला है और राजस्थान के ओबीसी वोट बैंक पर सीएम गहलोत की जबरदस्त पकड़ है। वहीं 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में 50 से ज्यादा सीटों पर ओबीसी विधायक चुनकर आते हैं। जोधपुर संभाग की 33 सीटों में भी कांग्रेस के हाथ मजबूत हैं। यहां कांग्रेस के पास 16 और बीजेपी के पास 14 विधायक हैं। हालांकि जोधपुर संभाग में 15 ओबीसी विधायक हैं, जिनमें 11 कांग्रेस और 4 बीजेपी के हैं। तो जोधपुर की 10 में से 7 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और महज 3 सीट बीजेपी के पास है। कार्य समिति की बैठक में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को संदेश दिया गया तो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों के अलावा 6 जिलों जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, जालोर, सिरोही से बीजेपी सांसद, विधायक, मोर्चा पदाधिकारी और बूथ अध्यक्षों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर भाजपा सरकार होती है तो क्या बचेगा? जोर से बोले, क्या बचेगा? करने जैसा काम है या नहीं है? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को कई अग्नि परीक्षाओं के दौर से गुजरना होगा। 12 राज्यों में विधानसभाओं के चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव के नतीजे ये तय कर देंगे कि बीजेपी की लोकप्रियता कितनी बची है और पीएम मोदी का जादू कितना बाकी है। इसलिए बीजेपी ओबीसी की तमाम बड़ी जातियों को अपने पाले में रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है और इसके साथ में जो अति पिछड़ा वर्ग है उसको भी वो अपने करीब ला रही है ताकि उसकी चुनावी वैतरणी हमेशा पार होती रहे और वो सत्ता में हमेशा बरकरार रह सके। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जोधपुर। तो वहीं 2 साल की लंबी चुप्पी के बाद जब सचिन पायलट एक्शन में दिखे तो उनके समर्थक बेकाबू होने लगे। फिर मौका आया पायलट के जन्मदिन का और उस दिन पायलट के फैंस ने साफ कर दिया कि अब इंतजार नहीं, दम दिखाने का वक्त है। फैंस की बेसब्री पायलट की ताकत है या फिर मुसीबत, ये खास रिपोर्ट देखिए। जन्मदिन पर पायलट पॉलिटिक्स। सब चीज आला कमान देख रहा है कि बिना पद किसी व्यक्ति के साथ जितना स्नेह और प्यार है राजस्थान के इतिहास में किसी के पास नहीं रहती। समर्थकों का संदेश, सचिन बने पायलट। आज की डेट में हर व्यक्ति, हर नौजवान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में साथी यात्री बनने से पहले सचिन पायलट ने राजस्थान के अंदर सियासी दमखम दिखाया। राजस्थान में अपने सियासी धैर्य के लिए खास पहचान रखने वाले सचिन पायलट ने करीब 25 महीने की लंबी चुप्पी के बाद में जब अपनी आवाज उठाई तो उनके समर्थकों का जोश भी काफी हाई नजर आया। हालांकि कई समर्थकों ने तो सीधे तौर पर आला कमान को इन तमाम सियासी संकेतों को समझने तक की बात कह दी, लेकिन तब भी अपने सधे हुए अंदाज में सचिन पायलट ने सभी को साथ में लेते हुए कांग्रेस को मजबूत करने की कस्में खाई। आशीर्वाद मुझे मिल रहा है प्रदेश के लोगों का। मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी उम्मीदों पे हम सब खरा उतरेंगे और आने वाले समय में प्रदेश को और ताकत देंगे। और बड़ा अभिभूत हूं मैं, क्योंकि सभी लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। 2013 में 21 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने का ये वही पायलट अंदाज है जिसकी तारीफ खुद राहुल गांधी भी कर चुके हैं। 5 साल तक कांग्रेस की मजबूती के लिए गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लड़ने वाले सचिन पायलट पिछले करीब 2 साल से पार्टी या सरकार में बगैर किसी पद के काम कर रहे हैं। हालांकि उनके समर्थकों के लिए आज हक की लड़ाई में यही सबसे बड़ा हथियार भी बना है। आप समझ सकते हैं कि सचिन पायलट साहब ने राजस्थान की सरकार बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया था। उस आदमी को आप ज्यादा दिन तक डिनाई नहीं कर सकते। कितने दिन तक आदमी सब्र करेगा कि जिस व्यक्ति ने 5 साल तक घर घर, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूम करके राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता को रिचार्ज करने का काम किया। 21 सीटों पे जब हमारी सरकार पार्टी आ चुकी थी, उस पार्टी को वापस 100 सीटों पे लाने का काम किया। उस व्यक्ति को आप कितने दिन तक घर बिठा के रखोगे? कहीं ना कहीं सब्र का बांध सबका टूटने वाला है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के कारण एक दिन पहले ही सचिन के समर्थकों ने
उनका जन्मदिन मनाया तो जयपुर के सिविल लाइंस में जुटे हजारों समर्थकों ने अपने अपने अंदाज में पायलट पॉलिटिक्स के नारे लगाए। बूंदी, टोंक, कोटा, दौसा, भरतपुर से पहुंचे हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता। सोशल मीडिया पर सचिन संघ राजस्थान के जरिए बधाई दी गई। 21 मंत्री विधायकों ने पायलट को जन्मदिन की बधाई दी। गहलोत सरकार के जिन मंत्रियों ने उन्हें बधाई दी उनमें शामिल हैं वन मंत्री हेमाराम चौधरी, परिवहन मंत्री ब्रिजेंद्र ओला, पर्यटन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा, तो सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले गिरिराज सिंह मलिंगा, इंदिरा मीणा, गंगा देवी, प्रशांत बैरवा बधाई देना खास रहा। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुड़ला और सुरेश टांका ने भी पायलट को बधाई दी। और आने वाले नौजवान साथी सभी लोग चाहते हैं, ये कोई मेरे बोलने से नहीं बात है। माननीय पायलट साहब, ये सब नौजवान साथी आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं। और कोई एक जाति बिरादरी की व्यक्ति नहीं है, 36 कौम के लोग पसंद करते हैं। और जो लोग चाहते हैं वो होके रहता है, आज नहीं तो कल होके रहेगा, लेकिन जो होने वाला है 45 के हुए सचिन को बधाई संदेश में सिर्फ कांग्रेस नेताओं ने ही नहीं बल्कि बीजेपी की तरफ से भी बधाई का तांता लगा। सवाल है कि 2023 में कांग्रेस को सत्ता से हटाने की जतन करने वाली बीजेपी आखिर पायलट के लिए सहानुभूति क्यों रखती है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि पूर्वी राजस्थान में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले सचिन पायलट आज भी प्रदेश के जिस हिस्से में जाते हैं वहां समर्थकों का रैला उमड़ पड़ता है। तो सचिन प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सियासी वर्चस्व वाले गुर्जर समाज से आते हैं और बीजेपी पायलट के ही बहाने गुर्जर वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। लेकिन सचिन के पायलट प्रोजेक्ट का संदेश साफ है कि सभी को साथ लेकर चलेंगे और मिलकर 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हम सब लोग जनता के प्रति समर्पित हैं और आने वाले भविष्य में सब मिलकर काम करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार दोबारा बने, सब मिलकर चलेंगे और जनता का आशीर्वाद हासिल करेंगे। ऐसे वक्त में जब कांग्रेस के कई दिग्गज पार्टी को बारी बारी से बाय बाय करते जा रहे हैं, राजस्थान पर ही कांग्रेस की काफी हद तक उम्मीदें टिकी हुई हैं। आलाकमान की भी यही मंशा है कि जैसे तैसे राजस्थान के अंदर सत्ता को बचा करके रखा जाए। वहीं सचिन पायलट के जन्मदिन पर जिस तरह से राजस्थान में मंत्रियों, विधायकों और आम जनता ने सचिन पायलट को बधाई के संदेश दिए, उससे सियासी संकेत तो साफ मिल ही रहा है। अब तक चल रही सियासी अटकलें भी यही कुछ ऐसा संदेश दे रही हैं, जिसकी तस्वीर 22 सितंबर तक साफ हो पाएगी। तब पता चलेगा कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस 2023 की जंग में अनुभव को मौका देती है या फिर आजमाए हुए युवा जोश को। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात हक की जंग की। 1 अप्रैल से आंदोलन कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों को इंसाफ दिलाने जब किरोड़ी लाल मीणा मैदान में कूदे तो धरने की जगह पर आंदोलन में अब अल्टीमेटम वाला बदलाव हुआ है। अपने आक्रामक अंदाज के लिए मशहूर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अब कोविड सहायकों के लिए उम्मीद बने हैं। लेकिन आंदोलन में सियासत की एंट्री उसे क्या अपने अंजाम तक पहुंचने देगी? ये रिपोर्ट देखिए। CHA आंदोलन, अल्टीमेटम और संघर्ष। ईंट से ईंट जब बजेगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तमाशबीन होकर खड़ी नहीं रहेगी, कूदेगी, संघर्ष में कंधे से कंधे मिलाकर इनके लिए लड़ेगी। 28,000 लोगों के भविष्य की जंग। हमने शांतिपूर्ण तरीके से 93 दिन तक शहीद स्मारक पे धरना दिया, पर हमारी बातें नहीं मानी गई। हमारी बातों सरकार के कानों पे जूं तक नहीं रहेगी। इसलिए हमें आज इस स्थिति में आके और इस सड़क पे आके बैठना पड़ रहा है। अपने हक के लिए काफी वक्त से आंदोलन कर रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अब सरकार को 31 सितंबर तक का वक्त दिया है। मांग न मानने पर 22 सितंबर को विधानसभा का घेराव होगा।
आंदोलन के चैंपियन बीजेपी का सांसद किरोड़ीलाल मीणा का सक्रिय साथ मिलने से कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जोश हाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कोरोना के जानलेवा काल में उन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों की सेवा की है, लेकिन कोरोना काल के खत्म होने के बाद उन्हें काम से हटा दिया गया, जो कि गलत है। सरकार वादा खिलाफी कर रही है। दिल्ली में गहलोत साहब भाषण देते हैं कि मोदी सरकार में बेरोजगारी बहुत है, बेकारी बहुत है, और खुद के राज्य में बेरोजगारी का जो आलम है वो आपको पता है, राजस्थान नंबर 2 पर है बेरोजगारी में। और रोजगार देना तो दूर की बात, इन 28,000 रोजगार संविदा कर्मियों का रोजगार ही छीन लिया। बात बेरोजगारों की है, बात युवाओं की है। कांग्रेस के बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देश भर में बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, केंद्र से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन इसी सवाल को लेकर राजस्थान के बेरोजगार पिछले करीब 6 महीने से जयपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन्हें मिल रही है पुलिस की लाठी। भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, ढकोसला नहीं कर रहे हो, तो वो इनका मुख्य एजेंडा है बेरोजगारी, बेकारी। तो पहले गहलोत साहब, चूंकि आज तो वो पूरी कांग्रेस को चला रहे हैं, तो उनको पहले इस मुद्दे का समाधान करना चाहिए। राजस्थान के बेरोजगारों का जो ज्वलंत मुद्दा है उसका समाधान निकालना चाहिए। कई दौर की बातचीत विफल होने के बाद एक बार फिर 6 सितंबर को कोविड सहायकों को उम्मीद जगी है और उन्होंने सरकार को 15 दिन के लिए अपनी मांग पर विचार का वक्त दिया है, और ऐसा नहीं होने की सूरत में विधानसभा घेराव की चेतावनी दी गई है। सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा कर रखा है, जन घोषणा पत्र में कर रखा है। भारत जोड़ो यात्रा के अंदर पूरे देश के अंदर जो प्रचार हो रहा है बेरोजगारी का, उसमें उस बात में गहलोत साहब भी राहुल गांधी के साथ अपनी बात को मिला रहे हैं। तो उनका कर्तव्य है कि इन लोगों को जब पद रिक्त पड़े हैं, प्लेसमेंट एजेंसी ठेकेदारों के द्वारा मेडिकल हेल्थ के अंदर 32-33 हजार लोगों को आज भी नौकरी पर रख रखा है, तो इन लोगों को तदर्थ रूप से सरकार अब्जॉर्ब क्यों नहीं करती। आपको बता दें कि कोरोना काल में सरकार ने लोगों की मदद के लिए कोविड सहायक पद पर नियुक्ति की थी। कोविड सहायकों को टीकाकरण एवं जागरूकता अभियान चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन कोरोना काल खत्म होने के बाद 31 मार्च 2022 से इनकी सेवा खत्म कर दी गई। करीब 28,000 कोविड सहायक संविदा कैडर 2022 में शामिल कर रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए कोविड सहायक 1 अप्रैल से शहीद स्मारक पर धरना दे चुके हैं। 90 दिन के धरने के बाद उन्हें 1 जुलाई को धरना स्थल से हटा दिया गया। कोविड सहायक अपने हक के लिए दिल्ली तक इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद फिर से कोविड सहायकों ने अपने आंदोलन का दूसरा पार्ट शुरू किया। अब उन्हें खुले तौर पर बीजेपी का साथ मिल रहा है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी आवाज बने, हम सरकार से आगाह करते हैं। और किरोड़ीलाल जी ने कहा है कि वो तो मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे अगर वो सीएचसी को नौकरी देने का ऐलान करे। इसमें कोई राजनीति नहीं, ये पेट की लड़ाई है, ये पेट की आग है, उन लोगों की आग है जिन्होंने वैश्विक महामारी कोरोना के अंदर मानवता की सेवा की थी। माहौल चुनावी है और हजारों की संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को अपने हक के लिए लड़ता देख अब उन्हें सियासी समर्थन भी मिलने लगा है। कोविड सहायकों के आंदोलन को बीजेपी युवाओं के विरोध के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल कर गहलोत सरकार पर उसी तरह का वार करना चाहती है जैसा वसुंधरा सरकार के वक्त कांग्रेस ने किया था। तब युवाओं से पक्की नौकरी का वादा किया गया, सरकार बनी और उसे विसरा दिया गया। अब कोई दूसरी पार्टी युवाओं को सपने दिखा रही है। ऐसे में देखना होगा कि युवा बेरोजगारों के सपने क्या सियासत की सीढ़ी बनकर रह जाएगी या उनके हिस्से कुछ आएगा भी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
और अब बात लंपी रोग की, क्योंकि राजस्थान के साथ ही देश के 12 राज्यों में कहर बरपा रही लंपी बीमारी को भले ही आज भी महामारी का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन लंपी पर राजस्थान के कई जिलों से आती लापरवाही की तस्वीरें इसे जानलेवा बनाने पर आमादा हैं। बीकानेर में खुले में गोवंश के शव सड़ रहे हैं, तो जोधपुर में तो गोवंशों के मृत शरीर को सड़क पर ही छोड़ दिया गया है। लेकिन दावा है लंपी से लड़ाई लड़ने और जीतने का। रिपोर्ट देखिए। जानलेवा लंपी, भीषण लापरवाही। काल बना संक्रमण, लापरवाह प्रशासन। रेगिस्तान बने गोवंश के शमशान। हर घर में गाय रखने वाले और उन्हें पूज्य मानने वाले समाज के लिए ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। बीकानेर जोधपुर में लंपी के शिकार गौवंश की ये दुर्दशा पश्चिमी राजस्थान में लंपी वायरस के कहर को तो बता ही रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रशासनिक विफलता की तस्वीरें भी पेश करती हैं। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में आगे बढ़कर लंपी ने पूरे राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन मृत गौवंश के आंकड़ों को छुपाने और एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने के अलावा प्रशासन ने कुछ खास नहीं किया, जिसका परिणाम ये रहा कि प्रदेश भर में 11 लाख से ज्यादा गौवंश किसी न किसी रूप में लंपी से संक्रमित हो चुके हैं। जोधपुर की तस्वीर देखिए। सड़कों पर मृत गायों की ये दुर्दशा शायद ही आपने कभी देखी होगी। जोधपुर के गंगाना रोड पर स्थित राजीव गांधी कॉलोनी क्षेत्र की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। यहाँ करीब 1.5 किलोमीटर सड़क पर दर्जनों गायों के शव पड़े हैं। ये गोवंश को लेकर प्रशासनिक लापरवाही की सबसे खतरनाक तस्वीर है, जो सरकार और प्रशासन के सारे दावों को खोखला साबित करती है। नियम कहता है, सरकार के निर्देश हैं गाय की मौत के बाद गहरा गड्ढा खोदकर दफनाने का, लेकिन हकीकत सभी के सामने है। अगर सड़क पर गायों के सड़ते शव यूं ही पड़े हों तो आप आसपास रहने वाले लोगों की हालत समझ सकते हैं। संक्रमण पर भारी इस लापरवाही का असर दिखने लगे तो ये किसकी जिम्मेदारी होगी? जिस प्रकार से जो महामारी चल रही है लंपी रोग की, अनेक गायें मर रही है, उनकी दवाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही। कई गायों को खुले में रखा जा रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ रही है। प्रशासन की जानलेवा लापरवाही की दूसरी तस्वीर बीकानेर की है। बीकानेर शहर से महज 5 किलोमीटर दूर जोरबीर में इन गायों के शव को खुले में फेंका गया है। हजारों गायों के शवों को जंगली जानवर और चील गिद्ध नोच रहे हैं। वहीं 3 किलोमीटर तक फैली दुर्गंध से लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। निगम आयुक्त इस तस्वीर की जिम्मेदारी ठेकेदारों पर डाल रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ठेकेदारों के भरोसे ही प्रशासन लंपी से लड़ाई जारी रखेगा? तो हम ग्राउंड जीरो पे आए ये देखने के लिए कि अधिकारी की सच्चाई क्या है, लेकिन सच्चाई जब सामने आई है तो दृश्य बहुत ही संवेदनशील है और यहाँ पे सभी गौवंश लंपी वायरस से ग्रसित है और ये हवा में खुले छोड़े गए हैं। लेकिन ये तस्वीर 2 जिलों की नहीं है। राजस्थान के सभी 33 जिलों को अपनी चपेट में ले चुके लंपी से प्रभावित कमोबेश सभी शहरों की ऐसी ही तस्वीर है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि राजस्थान के उन 10 जिलों के हाल जहां लंपी न सिर्फ गोवंश पर कहर बनकर टूटा है, बल्कि गोवंश पर आधारित कारोबार की कमर तोड़कर उसके आधार पर जीवन यापन करने वाली बड़ी आबादी को भी इसने जोर का झटका दिया है। जोधपुर में 1,12,819 गायें संक्रमित, बाड़मेर में 1,08,29 गायें संक्रमित, नागौर में 96,000 गायें संक्रमित का आंकड़ा सामने आया है। गंगानगर में 88,110 गायें संक्रमित, बीकानेर में 85,112 गायें संक्रमित, हनुमानगढ़ में 70,874 गायें संक्रमित, चूरू में 66,439 गायें संक्रमित, जालौर में 57,590 गायें संक्रमित,
पाली में 55,843 गायें संक्रमित, जयपुर में 41,062 गायें संक्रमित, जैसलमेर में 40,780 गायें संक्रमित। पूरे प्रदेश की इस भयावह तस्वीर को देखते हुए विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है। सरकार खाली वर्चुअली कनेक्ट है या चिट्ठी पत्री लिखती है या उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की काम करती है, लेकिन ये बताएं, क्योंकि राजस्थान से कंसर्न है, कम से कम यहाँ के गोवंश को, पशुधन को बचाने के लिए, किसानों को सहूलियत देने के लिए आपका नैतिक कर्तव्य है कि राजस्थान में इस चीज को युद्ध स्तर पर आप लोग एक अच्छी कार्य योजना के साथ करें तो मुझे लगता है बेहतर होगा। राजस्थान में गोवंश की मौत का आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। इससे गोपालन पर निर्भर परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है, तो दूध की भी किल्लत होने लगी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रभावित 5 जिलों में दूध उत्पादन 30% कम हो गया है। आपूर्ति घटने से कुछ डेयरी संघों ने दूध के दाम 2 से 4 रुपए बढ़ा दिए हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन तेज करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग ने अगले 2 महीने में 40 लाख गायों के वैक्सीनेशन का टारगेट रखा है। लेकिन सच ये भी है कि प्रशासन को बारिश थमने का इंतजार है। माना जा रहा है कि वायरस के अधिक सक्रिय होने का कारण बारिश है। बारिश रुकते ही वायरस फैलाने वाले मच्छर मक्खी कम होंगे और लंपी पर लगाम लग जाएगी। गोवंश पर लंपी के इस अटैक की तुलना कोरोना से की जा रही है, क्योंकि कोरोना की पहली लहर की तरह अभी भी लंपी से लड़ने के लिए कोई कारगर दवाई या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। हालांकि गॉटपॉक्स वैक्सीन के जरिए गोवंश को बचाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि लंपी कोरोना की तरह गोवंश के शरीर को खोखला कर रही है। इस बीमारी के शिकार पशुओं की किडनी डैमेज हो रही है तो लंग्स भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो लापरवाही बीकानेर और जोधपुर में दिखी, क्या उसके सहारे ही राजस्थान से लंपी से अपने गोवंश को बचा पाएगा? कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और इसी के साथ ही खबर में दम है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।